emails regarding sessionals, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कांटेक्ट ये, he has access to your record, he cannot change it, he can just look at it। तो आप उनसे पूछ लें तो वो आपको बता देंगे कि क्या अगर अच्छा, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है कि लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, इसको x1 और y1 कह देते हैं। नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि एनी क्वेश्चन सो फार? नो नो सर। क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपनी तस्वीर है ना उसमें आप हमें बता दें कि एक लाइन सेगमेंट बता दें। लाइन सेगमेंट के, सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। ये 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 जो ये वाला पॉइंट है ना, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों हैं और इस पॉइंट के भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी लाइन सेगमेंट सिलेक्ट कर लें और हमें ना उसके दो लाइन सेगमेंट के कोने बता दें, और एक और लाइन सेगमेंट सिलेक्ट कर लें और उसी के भी दो एंड पॉइंट्स बता दें। तो उसके बाद आपने हमें दो लाइन सेगमेंट्स बता दिए हैं। इसको लाइन सेगमेंट 1 कह देता हूँ और इसको लाइन सेगमेंट 2 कह देता हूँ। तो अब ये जिस तरह ये तस्वीर है, इसमें हम बता सकते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो फॉर एग्जांपल आप ये बता देंगे एक लाइन सेगमेंट ये है, ये जो लाइन की लाइट की एक बाउंड्री है, और दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया ये लाइट की दूसरी बाउंड्री। जितनी भी नज़र आ रही है दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, बस लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो हमने बता दिया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर हम ये एल जो फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स पता चलाएंगे और आपको ट्रांसफॉर्म करके दे देंगे। ये दोनों पॉइंट्स x1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, y1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और x2 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और y2 डैश में। तो फिर आप ये करें कि आप इन दोनों पॉइंट से लाइन बनाएं, तो L1 डैश एक लाइन आ जाएगी आपके पास और L2 डैश एक लाइन आ जाएगी। तो अगर दोनों लाइनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है, या दूसरे लफ्ज़ों में दोनों लाइनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इसका क्या मतलब है? पैरेलल लाइन। हाँ, एंगल ज़ीरो है उनमें, तो इसका मतलब है कि जो आपने एल के कोफिशिएंट्स पता चलाए थे ना वो ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को आप ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज योर एरर फंक्शन नाउ। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो तो ठीक है, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो आपने कोफिशिएंट्स पता चलाए हैं वो अच्छे नहीं। तो इस वजह से आपको वो शर्त भी ख़त्म हो गई कि आपने किसी चेकर्ड पैटर्न की तस्वीर खींचनी है। तो दिस वाज अ वेरी हॉट एरिया ऑफ रिसर्च वंस अपॉन अ टाइम। तो ये एक बहुत फेमस पेपर है, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस शुड बी स्ट्रेट लाइंस। अगर आप गूगल करें ना, इफ एनीवन ऑफ यू कैन गूगल इट राइट नाउ, स्ट्रेट लाइंस शुड बी स्ट्रेट। तो इस पेपर के मेरा ख्याल है जो ऑथर है ना उनका नाम है फॉजेरास, ओलिवियर फॉजेरास आई गेस। तो ही इज द पायनियर ऑफ कंप्यूटर विजन। एक वक्त था जब लोग कंप्यूटर विजन को सीरियसली नहीं लेते थे, तो सिर्फ एक ही बुक एग्जिस्ट करती थी रिगार्डिंग कंप्यूटर विजन। इट वाज रिटन बाय हिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक सो ये जो करंट
CMU में रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है ना करंटली, मार्शल हिबर्ट, ही इज द स्टूडेंट ऑफ ओलिवियर फोजरास। उन्होंने PhD अपनी उनके साथ की। तो अगर आपको मिला है किसी को पेपर स्ट्रेट लाइंस शुड बी स्ट्रेट, गूगल स्कॉलर पे मिलेगा। तो एनीवेज, ये तो हमने ये सॉल्व कर लिया। ये अब आजकल तो कैमरों में डिस्टॉर्शन आती नहीं है, हम ऑलरेडी फैक्ट्री में ही ये करेक्शन अप्लाई करके आपको दे देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं बताऊंगा कि वाई आई एम टेलिंग यू दिस। बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये देखें, इस तरह करते थे आप। ये लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते थे, एक ही लाइन पे बहुत सारे सेगमेंट आपने सेलेक्ट कर लिए। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी ना, तो इन सारे लाइन सेगमेंट्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। एक इस डायरेक्शन में सेगमेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, एक इस डायरेक्शन में कर दिए, एक इस डायरेक्शन में कर दिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप तस्वीर देखिए, स्ट्रेट लाइंस आर स्ट्रेट। Once upon a time we did not know how to do it. So the mobile phone या camera manufacturers were looking for researchers who can do it easily. अच्छा, now we don't need to worry about too much of the mathematics and how it is done if we just want to calibrate our camera. ये एक टूल बॉक्स है, कैमरा कैलिब्रेशन टूल बॉक्स। दिस इज फ्रॉम बुगेट कार्टेक from 1999. This is the standard for calibrating images. तो ये आप जाकर यूज करें, इट इज रियली सिंपल। तो इन्होंने कहा कि आप एक चेकर पैटर्न ले लें और प्रिंट कर लें, और इंस्टेड ऑफ मूविंग द कैमरा, मूव द चेकर पैटर्न इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इट इज जस्ट लाइक यू आर मूविंग द कैमरा। तो इन्होंने चेकर पैटर्न की बहुत सारी तस्वीरें ले ली, और फिर ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है कि पहले तस्वीरें ले लें, फिर क्लिक करें और बताएं कि ओरिजिन कहाँ पे है आपके चेकर पैटर्न का। अगर आप राइट साइड पे देखें ना, तो एक्स इज रोज एंड वाई इज कॉलम्स, और इन्होंने सिर्फ वही चेकर्स लिए हैं जो कम्प्लीटली आ रहे हैं, बाउंड्री वाले नहीं लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 6 कॉरेस्पॉन्डेंसेस चाहिए। तो वी डोंट नीड टू हैव टू मैनी चेकर्स। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी मैं कॉर्नर डिटेक्शन करके सारे 3D पॉइंट्स खुद पता चला लूँगा। नहीं, 3D तो मुझे आपने पहले ही बता दिया है कि चेकर का क्या साइज़ है, मैं 2D पॉइंट्स खुद ही पता चला लूँगा कॉर्नर डिटेक्शन करके, तो आपको क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। जो इमेज के टॉप लेफ्ट आपने क्लिक करके बता दिया आपके चेकर पैटर्न का ओरिजिन क्या है, तो जो ओरिजिन के सबसे पहले पॉइंट आएगा वाई एक्सिस में, वो 0 2 0 जिस तरह आपने मुझे बताया है। उसके बाद एक चैलेंज आएगा आपके पास कि आपके अगर लेंस में डिस्टॉर्शन है, तो कॉर्नर कहीं और डिटेक्ट हो रहे हैं आपके, और जो स्ट्रेट ग्रीन लाइन आपने बनाई हुई है विच यू गेट बाय क्लिकिंग ऑन द बोर्ड, दे डोंट एग्री। तो आप मुझे इनिशियल गैस प्रोवाइड कर दें, ये जो एल फंक्शन है इसके कोफिशिएंट्स का। तो इस टूल बॉक्स को जब आप रन करेंगे ना, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप मैन्युअली गैस करें, so that you get closer to you get some initial estimate of the parameters, क्योंकि उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन रन करनी है। तो if it is non-convex, then we need an initial guess. Anyways, we don't need to get into that। तो ये करें, उसके बाद ये रिजल्ट आपको दे देता है। ये आपका वो चेकर पैटर्न है, ये उसके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं जो लेफ्ट पे नज़र आ रही हैं, ये आपने खुद बताए थे कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, और फिर उसने जो जो कैमरा जिस जिस एंगल से तस्वीर खींची है वो आपको प्लॉट करके दिखा देगा, और आपको ये टॉप राइट पे रिजल्ट दे देगा कि मेरे हिसाब से फोकल लेंथ ये है, प्रिंसिपल पॉइंट ये है, डिस्टॉर्शन पैरामीटर्स ये हैं, और मैंने 3D पॉइंट्स को 2D इमेज में प्रोजेक्ट करके आपको पिक्सल एरर भी बता दी। तो अगर इफ़ यू आर हैप्पी देन फाइन, otherwise you can go back and repeat the process by adding more images।
तो इन्होंने ये कहा कि एक इमेज की बजाय ना अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस यूज़ करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। तो हमने देख लिया कि ये प्रॉब्लम एक इमेज से भी सॉल्व हो जाती है। तो even till today I use this toolbox whenever I am working with cameras that I have to use in robotics lab. So it is almost, I think so it was from 1999 to 21 years. अब मैं आपको बताता हूँ कि why are we interested in the radial distortion part। ये मैंने छोड़ दिया था पिछले सालों में पढ़ाना। I was not interested in it, but this is a paper I found recently. This paper is from 2020, इसी साल का है, and they want to calibrate a camera underwater। और फिर इन्होंने कोई डाइवर्स को भेजा है चेकर पैटर्न दे के कि आप ज़रा जाएं और हम तस्वीरें खींचेंगे चेकर पैटर्न की। तो जब आप पानी में तस्वीर खींचते हैं तो पानी में मे बी स्ट्रेट लाइंस आर नॉट स्ट्रेट एनी मोर। तो इस वजह से ये जो इमेजेस है ना आपके पास राइट पे जो इमेजेस आ रही हैं ना, तो वो कह रही हैं कि पानी में रेडियल डिस्टॉर्शन होती है, तो आप जो है वो यू हैव टू मेजर दिस दीज दीज ये जो एल डिस्टॉर्शन फंक्शन हमने फाइंड किया। तो दिस इज बेसिकली एक्चुअली अ टैंक वेयर देयर इज अ शार्क। तो दे वांटेड टू मेजर द मोशन ऑफ शार्क इन अ बिग एक्वेरियम। ये कोई हॉलैंड में कोई देयर इज अ जू एंड दे हैव शार्क्स। तो this is they said कि भाई this is the most easiest way of calibrating cameras underwater even till today। So if somebody is interested in working in marine biology, uh, even for that student they need to know how to calibrate a camera। So this is a really interesting paper, I really liked it। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बस वही टूल बॉक्स यूज़ किया और कहा है कि अंडर वाटर भी कैलिब्रेशन हो जाती है। तो आई विल रिकमेंड आप ये जाकर ना इस वेबसाइट पे जाके ये यूज़ करें। दिस इज GUI बेस्ड calibration toolbox and within 10 minutes you will be calibrating your own laptop camera for example। So we are done with this। Now we need to start discussing the next topic, which is augmented reality। I will briefly introduce it, and then hopefully in the next lecture we will complete this because there isn't much mathematics that we haven't covered yet। तो जो चीज़ें हमने कर ली हैं ना उन्हीं को यूज़ करके हम augmented reality कर सकते हैं। तो let's see a video। This plays, let me present it। तो ये जो है ये नस यही हमारे लैब में जो स्टूडेंट है वो कर रहा था couple of years ago augmented reality। तो you will see a NUST handbook somewhere। I don't know why the video is not playing। Can you see my screen? Yes, sir. आ रही है नंबर। Let's see if I can play it। Google Slides is very buggy when it comes to adding videos। मैं YouTube में ओपन करने की कोशिश करता हूँ।
अब नजर आ रही है वीडियो? यस सर। सर यस सर, लेकिन आ बड़ी रही है। ओके सर, हम क्योंकि सर लैग है सर। तो बेसिकली he has placed an object on this book, और जैसे ही ये बुक मूव होती है ना तो ऑब्जेक्ट भी कंसिस्टेंटली मूव होता है। तो we need to understand the mathematics behind augmented reality। तो इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एंड फॉर एग्जांपल आप गए हैं सुपरमार्केट में और यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, सम कोई चीज़ आपने लेनी है। इफ़ यू कैन लुक एट दिस मार्केट फ्रॉम योर मोबाइल कैमरा, मे बी we can augment some information about the object using computer vision and augmented reality। इसी तरह एक एप्लीकेशन इसकी बहुत फेमस हुई है, वो ये है इंटीरियर डिज़ाइन। यू वांट टू बाय समथिंग ऑन योर बाय समथिंग, और आप ये चाहते हैं कि आप वो चीज़ जो है, जिस तरह ये सोफ़ा है, आप अपनी एक्चुअल एनवायरनमेंट में प्लेस करके देख सकें। सो फॉर कंज्यूमर मार्केट दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। पहले तो ये होता था ना कि आप चीज़ लेके घर ले जाएं और जाके रखें और फिर आपको पता चले। तो दे आर सेइंग कि विद ऑग्यूमेंटेड रियलिटी आप हमें सिर्फ तस्वीर दे दें और तस्वीर में हम वो वाला ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, एंड देन यू कैन मूव अराउंड एंड लुक एट दैट ऑब्जेक्ट। तो this augmented reality is becoming more and more mainstream, especially with this HoloLens from Microsoft। कि इसने इन्होंने जो है ना रिसेंटली अप्रूव करवाया है FDA से कि इवन डॉक्टर्स कैन यूज़ इट। तो पहले ये होता था कि डॉक्टर्स यूज टू लुक एट अ मॉनिटर while operating on the patient। तो आप देख कंप्यूटर की तरफ रहे होते थे और आपके हाथ जो है ना वो ऑपरेट कर रहे होते थे, एंड यू कुड सी कि ये इंसर्शन या ग्रीन, ये जो ये आप वेयर आर यू राइट नाउ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो इन्होंने कहा कि इट विल बी बेटर कि आप यू आर लुकिंग एट द बॉडी एंड वी कैन ओवरले द स्कैन ऑफ द ह्यूमन बॉडी on the actual patient। So maybe it is a better way of visualization। So we need to figure out the mathematics behind this technique, and it is very simple, there is nothing much to talk about। So this is also very सर ये लास्ट एग्जांपल के अंदर कोई इंफ्रारेड या कोई इस तरह की रेज यूज करे, या फिर क्योंकि हर बंदे का बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है ना। हाँ, तो इसमें हमने किया ये है कि पहले हमने इस बंदे का ना एक्सरे कर लिया था इस बंदे का। अब बस हम ये कर रहे हैं कि उस एक्सरे को ना उस इमेज के ऊपर प्लेस कर रहे हैं लाइव इन रियल टाइम। यस सर। तो जो करंटली हम चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि ये जो हमारा जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम दिखा रहे हैं विद रेफरेंस टू द बॉडी कि वो किधर है। तो बेसिकली अगर इसमें आप वो एग्जांपल देखें ना, वो जो स्टूडेंट वाली थी कि वहाँ पे तो हमने नस नोटबुक यूज़ की थी ना, तो यहाँ पे नस नोटबुक नहीं है, यहाँ पे बॉडी है, जो पेशेंट बॉडी है, और वो जो प्लांट उसने वहाँ पे रखा हुआ था उसकी जगह यहाँ पे हमने इस बंदे का एक्सरे इसके ऊपर रख दिया, और वो कंसिस्टेंट है। इफ द पेशेंट मूव्स लाइक द हैंडबुक, द एक्सरे विल मूव अलोंग विद द पेशेंट बॉडी। तो ये एक्सरे हमने पहले हमारे पास था, ये ऐसे नहीं है कि अभी लाइव राइट नाउ वी आर measuring calculating this एक्सरे, ये अभी नहीं हो रहा। अभी जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है, ये जो ग्रीन आपको नीडल नज़र आ रही है,
यस सर, यस सर। तो इसमें दिस इज़ अ वेरी फनी, ये आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे कि एज अ सेमेस्टर ये प्रोजेक्ट एनिमल। तो इसमें पीपल आर यूजिंग, हमने देख लिया कि कंज्यूमर मार्केट में इसकी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यू गो टू अ स्टोर रूम, वहाँ दराजों में चीज़ें पड़ी नहीं हैं और आप पता चला आप दराजों पे कुछ लिखा हुआ है और आप हर दराज को खोल कर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आप यू कैन पुट दीज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टैग्स, मतलब कोई टैग लगा दें दराज पे और वो कंप्यूटर या इमेज प्रोसेसिंग से डिटेक्ट करें और वो बता दे दराज खोले बगैर कि दराज के अंदर क्या है, तो थिंग्स विल बिकम सिंपलर। तो एक ये एप्लीकेशन है, फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि यू कैन यूज दिस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टू find out the find out about the vision system of these insects, क्योंकि इनका विजन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये होते छोटे से हैं और if we can somehow figure out their vision system, maybe it helps us in, for example we are testing a drug, तो हम वो ड्रग जो है वो दें इन इंसेक्ट्स को और हम ये देखें कि हाउ डज देयर बिहेवियर चेंज, डज दिस ड्रग अफेक्ट देयर विजन सिस्टम और नॉट, और डज दिस ड्रग अफेक्ट देयर एक्शंस और नॉट। तो this is a very interesting line of research. For example, there are few genes which are common between human and for example simple house flies, कुछ जीन्स हमारी कॉमन है और हमें नहीं पता कि उन जीन्स का फंक्शन क्या है, व्हाट डू दे डू। तो देन वी कैन लाइक मॉडिफाई द जीन्स ऑफ दीज स्मॉल क्रिएचर्स एंड देन वी व्हाट वी नीड इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे द रोल ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट कम्स इन दिस न्यूरोबायोलॉजी न्यूरो साइंस वर्ल्ड। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैंने देखा था, उसमें दे प्लेस्ड अ कॉकरोच ऑन टॉप ऑफ अ बॉल, माउस बॉल, और सामने एक एलसीडी प्लेस कर दी थी इन्होंने और वहाँ पे ना द कॉकरोच वाज नेविगेटिंग थ्रू अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। वो जैसे जैसे वो मूव करता था ना तो एलसीडी पे जो सीन है वो वैसे चेंज होता था जैसे गेम में चेंज होता है। So this was a very nice setup to observe the behavior of, for example, cockroach. इसका विजन सिस्टम पता नहीं क्या होगा, but they figured it out कि इनके पास एक इन्होंने सिस्टम डिजाइन कर लिया। अच्छा, तो there was a student couple of years back in Sikhs, इन्होंने कहा कि instead of like just checking the behavior of insects, why not control the behavior of insects, control the behavior of animals using augmented reality. So he went one step ahead, he bought a sheep and he kept it in the animal house के जो, अगर आपको C2 के सामने या C1 के सामने किसी ने animal house देखा हो, ASAP या पता नहीं किसके साथ है वो, there is a big animal house, तो he had a pet sheep और यहाँ पे ना इसकी आंख पे ना ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ये टेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली करंटली दे आर शोइंग शीप समथिंग लाइक अ कैरेट in a virtual reality headset. So there were multiple stages of this experiment. What they did was कि पहले इन्होंने शीप को सिर्फ LCD दिखाई, एक तरफ असल घास रख देते थे और एक तरफ LCD पे घास दिखाते थे। तो फिर एक तरफ, दोनों तरफ LCD रखती, एक तरफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था जैसे घास और दूसरी तरफ सिर्फ रैंडम सीनरी होती थी। फिर इन्होंने ये चेक किया कि
डू शीप्स परसीव मोशन और नॉट, क्योंकि हमें नहीं पता कि एनिमल्स का फ्रेम रेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो कैट्स होती हैं दे रिएक्ट टू समथिंग ऑन दी एलसीडी बट डॉग्स डोंट। तो उसका रीज़न ये होता है कि डॉग्स सी देयर उनका फ्रेम रेट ज़्यादा होता है, तो दे सी देम एज स्टिल पिक्चर्स, तो दे डोंट रिएक्ट। वेयर एज कैट्स का फ्रेम रेट कम होता है तो दे सी इट एज अ कांस्टेंट मोशन हैपनिंग। तो once there is motion in the scene the animal gets attentive, क्योंकि maybe it's a predator or someone who can harm the animal। तो फिर इन्होंने ये प्रूव किया कि जो नॉर्मल एलसीडी जो होती है उसकी फ्रेम रेट और शीप जो है ना, शीप कैन ऑब्जर्व मोशन। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एलसीडी पे ना ग्रुप हर्ड ऑफ शीप दिखाया और एक तरफ रैंडम सीनरी दिखाई, तो द शीप दिस शीप मूव्ड टुवर्ड्स द एलसीडी वेयर दे इट वाज ऑब्जर्विंग अ ग्रुप ऑफ शीप्स। फिर इन्होंने ये किया कि जो अपनी तस्वीर लगा दी एक एलसीडी पे, और उससे इन्होंने ये देखा कि द शीप रिमेंबर्स द ओनर्स फेस। तो दीज वर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स विच वर वेरी नॉवल, बट ये जो कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल जो है ना, दे फेल शॉर्ट ऑफ इट। They tried really hard. I think so. This is the most ambitious FIP I have seen in Sikhs. Lot of effort. They used to take care of their sheep और उन्होंने रखा उसको, and then they it was really tiring but really impressive. So anyways, now getting back to it. अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। If you can like control the actions of animals using augmented reality. So people use sticks to control the motion of animals, and then you can like for example you can protect the animals from getting poached. For example elephants को अगर आप ये skill दे दें तो you can like navigate them away from the danger zones where somebody might hunt them or danger area getting closer to a human village. So also animals in our daily life, you can really control their behavior। कि आप एक horse को कुछ सामान रख के उसको छोड़ दें और it gets to the destination itself without any supervision। So this option is better than robots, because robots they need energy or they don't have any self-defense mechanism। Animals have all this basic intelligence that if they are hungry they can eat, or if there is a situation for which you have not trained an animal, the animal can use its own intelligence to find a path। सर This is इस this टॉपिक पे तो सर रिसर्च वर्क भी हो सकता है सर कि रिप्लेस रोबोट्स विद एनिमल्स के नाम से। हाँ, थोड़ा मुश्किल है ना इसमें रियल एनिमल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो देन द डेटा सेट बिकम्स वेरी स्मॉल। एक ही शीप है ना, तो that is why I really liked it। There is some progress on this idea, hopefully the next group who will pick up, they will close the loop, they will manage to control the अब क्योंकि बेहतर headsets आ गए हैं, smaller, and we have some insight into the problem, the next attempt will be inshallah a successful attempt। मतलब हम ये चाहते हैं कि in the end एक शीप को हम दें ये हेडसेट और वो गूगल मैप्स की तरह ना, वो पाथ हम उसको दे दें, उस पाथ को उसको कैरेट्स नज़र आती रहें और वो कैरेट्स के पीछे जाता रहे एंड रीच टू द डेस्टिनेशन। तो सर इसकी दोनों आंखों पे क्यों नहीं लगाया आपने ये हेडसेट सर? असल में प्रॉब्लम ये है कि इनकी दोनों आंखों, हमें नहीं पता कि शीप का विजन सिस्टम क्या है। दूधे जो दोनों आंखों पे तस्वीर नज़र आ रही है वो क्या मर्ज होके एक तस्वीर बनती है या दो ही रहती हैं? और अगर दो एक तस्वीर बनती है और हम दो दिखा रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द सीन, क्योंकि हम तो एक साइड वाला ही सीन दिखा सकते हैं ना, दूसरा नहीं दिखा सकते। तो दीज आर दी चैलेंजेस कि हम
मतलब वी डोंट गेट एनी फीडबैक फ्रॉम द शीप कि अच्छा मुझे सही नज़र आ रहा है, अब ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इसी वजह से ये जो है ना, ये डिज़ाइनिंग virtual reality solutions for animals is an open research area. मतलब people don't there isn't much research into it because it's very difficult, but applications are there, and one day hopefully we will see these things happening. But now getting back to the point, तो ये मैं basic steps आपको आज बता देता हूँ। उसके बाद जो है ना, we will cover the mathematics which is really simple. तो हमारे पास एक मार्कर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है, और इसी कार्ड की हम तस्वीर खींच लेते हैं। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हो गई। तो इन दोनों इमेजेस के दरमियान अगर हम फीचर मैचिंग करें ना, तो सिर्फ वो वाले फीचर मैच होंगे जो कि कार्ड पे एग्जिस्ट करते हैं ऑटोमेटिक मैचिंग से। तो जब वो फीचर मैच हो जाएंगे ना, तो वी कैन कैलकुलेट दी होमोग्राफी। ठीक है, तो होमोग्राफी तो हमें कैलकुलेट करनी आती है। अगर आपके पास होमोग्राफी आ जाती है, तो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू विद होमोग्राफी, वो मैं अभी आपको ना ड्रॉ करके बताता हूँ। होमोग्राफी किन दो चीज़ों में निकाली है? इमेजिन करें ना कि मैं, चलें आपको तस्वीर से ही बताता हूँ। ये देखिए, ये बुक है, इसकी आपने तस्वीर खींची हुई है। तो राइट साइड पे आपके पास तस्वीर है, you have taken a picture of the book, and on the left side you have the front cover of the book as well. On the left side you have the front cover of the book as well. तो बेसिकली आपके पास एक ही बुक की दो तस्वीरें हैं, एक बिल्कुल फ्रंट से और एक पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इन दोनों इमेजेस के दरमियान होमोग्राफी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको, क्योंकि बुक फेस इज प्लेनर, तो एक इमेज से दूसरे इमेज के दरमियान आप होमोग्राफी कैलकुलेट कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? यस। तो एक दफ़ा एच मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फर्ज करें ये जहाँ पे मल्टीपल व्यू ज्योमेट्री में m लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपके पास एच मैट्रिक्स है, तो आप मुझे इमेज में बता सकते हैं कि ये m किधर लिखा होगा। कैन यू टेल मी दिस कि इमेज में कहाँ पे लिखा होगा m? या फॉर एग्जांपल ये जो आईज बनी हुई है, इस लेफ्ट वाले आई में के सेंटर में मैं क्लिक करता हूँ, तो यूजिंग दिस एच मैट्रिक्स आप बता देंगे मुझे कि इस इमेज में ये आई का सेंटर कहाँ पे है। यस सर। अच्छा, फर्ज करिए मैं इस बुक के कवर पे कोई चीज़ लिख देता हूँ, लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पिक्सल्स को ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो इमेज कैप्चर किया है उधर आपने कौन कौन से पिक्सल्स को ब्लैक करना है, ये आप बता सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट वाले इमेज में कुछ पिक्सल्स को रीकलर कर दूं, तो आप राइट वाले इमेज में बता सकते हैं कि कौन से पिक्सल्स को रीकलर करना है। फिर वो उसी एज के अकॉर्डिंग बता देगा। हाँ, उस एज के अकॉर्डिंग आप बता देंगे। तो ये काम वो है जो आप होमोग्राफी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इस लेफ्ट वाले इमेज पे, तो और मैं फॉर एग्जांपल ये तस्वीर आपने खींची थी ना अपने कैमरे से राइट वाली, तो अगर मैं अपना कैमरा मूव कर देता हूँ, आप अपना कैमरा मूव करके एक और तस्वीर खींचते हैं, तो उस तस्वीर और लेफ्ट वाली तस्वीर में एक और होमोग्राफी मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो नई वाली होमोग्राफी मैट्रिक्स आपके पास आ सकती है, तो आप दोबारा बता सकते हैं कि उस नए वाले इमेज में कौन से पिक्सल्स को आपने रीकलर करना है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि इस बुक की मैं जहां मर्जी से तस्वीर खींचूं, जब तक आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने ये जो इमेज, ये फ्रंट पेज ऑफ द बुक है, इसमें कहाँ कहाँ पिक्सल्स को ब्लैक किया हुआ है, तो आप उन पिक्सल्स को ब्लैक कर देंगे तो यू आर एक्चुअली ऑग्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कर ली है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना, तो यू कैन डू इट ऑलरेडी यूजिंग द एज मैट्रिक्स। एनी क्वेश्चंस? फिर जो राइट वाली इमेज है वो है जो कैमरा के थ्रू देख रहे हैं, मतलब दोनों में फर्क क्या है लेफ्ट और राइट वाली में? लेफ्ट वाली इमेज में फ़र्क ये है कि लेफ़्ट वाली इमेज तो ये मैंने वैसे इस तरह करके ड्रॉ किया है ना। लेफ़्ट वाली इमेज आपके पास होगी इस तरह, यहाँ लिखा होगा मल्टीपल व्यू ज्योमेट्री, और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड प्रेस, और यहाँ पे आइज बनी होंगी, और वो जो आप तस्वीर खींच रहे हैं वो किसी भी एंगल से खींच सकते हैं। कभी बुक यूँ हो सकती, कभी बुक यूँ हो सकती है, उसमें एम यहाँ पे आ रहा है, और कभी आपका कैमरा यूँ हो सकता है कि एम बिल्कुल ही उल्टा नज़र आ रहा है, आप दूसरी साइड से देखें। ठीक है, बुक यूँ हो सकती है। तो आप लेफ्ट वाले इमेज का राइट वाले इमेज से होमोग्राफी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये H1 होगी, और आप इस लेफ्ट वाले इमेज का इस दूसरे इमेज से भी एज मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये H2 होगी, और अगर कोई और एंगल से खींचा है तो भी एच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मार्कर है इट इज प्लेनर। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ लिख दूँ नास्ट, तो आपको पता है कि किन पिक्सल्स को आपने ब्लैक करना है, पहले वाले इमेज में और दूसरे वाले इमेज में। तो आप यहाँ पे नस्ट लिखने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर ये जो पहली वाली इमेज है, जो बेसिक इमेज है जिसके ऊपर से हमने होमोग्राफी मैट्रिसेस निकाले थे, अब ये भी जिस मर्जी टाइप की हो जाए तो फर्क तो उसमें पड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम प्रॉपर फीचर मैचिंग कर पाते हैं, चाहे ये टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर भी हो थोड़ी बहुत, अगर हम प्रॉपरली फीचर मैचिंग कर पाते हैं तो फिर तो इट शुडंट मैटर कि टॉप व्यू हो या जैसा मर्जी व्यू हो। ठीक है, हाँ वो आप बात ठीक कर रहे हैं, बट वो हम ये हमारे ये जो मार्कर या प्लेस करने वाला इमेज होता है ये हमारे पास होता है ना, तो क्योंकि फिर हमने इस इमेज के ऊपर कोई चीज़ प्लेस करनी होती है, तो फिर हम फ्रंटल इमेज ही ले लें। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा ले लेते तो भी ठीक है, ये तो बस हमने अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए किया हुआ है ना, कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं और ये हमारे कंट्रोल में है तो हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सर्च ये है कि ये इमेज जो आप तस्वीर खींचे उसमें नजर आए ये चीज। ठीक है सर। अच्छा, तो अब जो प्रॉब्लम है ना हमारा, जो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल इस मार्कर के ऊपर ना, ये जो आपके पास मार्कर है, अभी तक तो हम 2D चीज प्लेस कर रहे थे ना, अगर इसके ऊपर मैं कोई 3D ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ इस बुक के ऊपर, तो एक आउट ऑफ द प्लेन कोई कंटेंट है उस चीज का, तो उसमें चैलेंज ये है कि जो एज मैट्रिक्स है ना वो सिर्फ बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो अप्लाई होगी, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन। थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड दिस प्लेन, I don't know where to place them in the image because H matrix doesn't tell me that. Imagine करें ये टी पॉट जो है ना, मैंने इस बुक के ऊपर रखा हुआ है, मैंने चिपका दिया टी पॉट, और मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि मुझे ये पता चल गई है कि ये बुक किधर है, तो मैं टी पॉट को इस एक्चुअल बुक के ऊपर प्लेस कर दूं, तो कैसे करूंगा?
H मैट्रिक्स ओनली अप्लाइज टू द बॉटम ऑफ द टी पॉट, जो कि इस प्लेन के ऊपर है. एज आई मूव इन द z डायरेक्शन, H मैट्रिक्स इज नॉट एप्लीकेबल. तो क्या करें अब? तो वी विल कवर दिस थिंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो ये इट्स वेरी सिंपल. थिंक अबाउट इट, and if you think about it, you'll be able to solve it, and this will cover the entire augmented reality world. हमने ऑलरेडी इसको 2D augmented reality तो हमने कर ही ली ना using H matrix. ठीक है, तो चलें, ठीक है, ओके. Next project evaluation will be on in 10 days, January 21st, let's say. तो जो मार्क्स होंगे ना वो डबल हो जाएंगे. अभी 4 थे तो 8 क्या हो जाएगा, 2 4 yes 8 marks. So you should have more results for that evaluation.